हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि सी टेट नेट और लगभग हर एक स्टेट के टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में एक सिद्धांत है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उससे कम से कम 3 से 4 प्रश्न हर एक परीक्षा में देखने को मिलते हैं। इसलिए आवश्यक हो जाता है कि इस सिद्धांत को बहुत अच्छे से पढ़ा जाए। आज उसी सिद्धांत की हम बात करेंगे। जी पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिद्धांत के बारे में हम बात करेंगे आज। पियाजे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत है, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने पूरे सिद्धांत को एक पेज में समराइज करने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत में पियाजे ने जितने भी शब्दों का उपयोग किया है, मतलब परीक्षा में पियाजे का सिद्धांत अगर आ रहा है तो किसी न किसी शब्द से रिलेटेड कोई न कोई उनकी व्याख्या है और उसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। अतः पियाजे का जो सिद्धांत है, उन्होंने अपने सिद्धांत में जिस भी रूप में किसी भी शब्द को अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए परिभाषित किया है, हम उस प्रत्येक शब्द को, या यूं कहें कि उस प्रत्येक की टर्म को एक्सप्लेन करेंगे और उसके प्रति आपका कॉन्सेप्ट इस कदर क्लियर करने का प्रयास करेंगे कि भविष्य में उससे मिलते जुलते किसी भी प्रश्न को आप परीक्षा में गलत ना करें। हम यह भी इसमें प्रयास किए हैं। इस पेज में आपने देखा होगा कि मैंने इसे थंबनेल में डाला था कि इस पेज में आप अगर जूम करके इसे देखेंगे, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा पीडीएफ बना के। जब इसको आप ठीक से देखेंगे तो आपको इसमें कम से कम 40 से 50 ऐसे की टर्म हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी जरूरी है। और एक की टर्म का दूसरे की टर्म मतलब मुख्य शब्द, तो जो ये की टर्म्स हैं, कीवर्ड्स हैं, इनका एक का दूसरे के साथ जो एक छोटा छोटा या माइनर अंतर है, उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप एक की टर्म, एक कीवर्ड और दूसरे कीवर्ड में प्रॉपर डिफरेंस नहीं कर पाते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, और जब एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो उसे आप गलत करते हैं। तो इसे आप पूरा ठीक से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबको पता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसे बताने की जरूरत नहीं है। जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अलावा विकासात्मक अवस्थाओं का सिद्धांत और स्टेज थ्योरी, चरण सिद्धांत भी कहा जाता है। यह कम लोगों को पता है, तो यह भी आप नोट कर लेंगे कि इसे स्टेज थ्योरी कहा जाता है। सामान्य तौर पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो पियाजे के नाम से रिलेटेड है। इनका फुल फॉर्म नाम का पूछा जाता है, तो नाम इनका क्या है यह लिखा हुआ है, इसे नोट कर लीजिए। फिर पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, यह प्रश्न भी पूछा जाता है। हालांकि ये प्रश्न बहुत छोटे और हल्के हो गए हैं, अब इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी लोग इसे लाइट लेते हैं, तो यह प्रश्न आ सकता है। तो पियाजे स्विस मनोवैज्ञानिक थे, इसे भी आपको नोट कर लेना चाहिए कि पियाजे एक स्विस मनोवैज्ञानिक थे। अब पियाजे ने क्या किया, इनका जो जन्म है, जन्म और मृत्यु का जो समय है वो 1896 से 1980 के बीच का माना जाता है। 1920 के टाइम पर पियाजे ने इस सिद्धांत को विकसित करना शुरू किया। ध्यान देंगे, 1920 के टाइम पर पियाजे ने सिद्धांत को विकसित करना शुरू किया, और पियाजे ने अपने सिद्धांत को विकसित करने के लिए 3 अवधारणाएं बताई। यह क्यों जरूरी है अवधारणाएं समझना, क्योंकि पूरे सिद्धांत को समझने के लिए अवधारणाओं को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। उन्होंने एक लाइन बताई, उन्होंने कहा कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा कंस्ट्रक्टिविज्म, जिसको संरचनावाद कहते हैं। कंस्ट्रक्टिविज्म एक वाद है, उसके अंतर उसे देने का श्रेय पियाजे को ही जाता है। उसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया कि कोई भी जो चाइल्ड है, कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी विद्यार्थी है, वो नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, वह एक्टिवली नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, सक्रिय रूप से नॉलेज को वो बनाता है, न कि किसी भी
पुरानी नॉलेज को याद करता है, रखता है, वह नॉलेज का क्रिएटर होता है। इसलिए इन्होंने जो ये लाइन बोली है इसे आपको ध्यान रखना है कि चाइल्ड कंस्ट्रक्ट दियर ओन नॉलेज, वह अपने नॉलेज को अपने अनुभव के आधार पर अलग रूप में समझता है, अलग रूप में परिभाषित करता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत से लोग अपने शिक्षक से क्लास में बहुत से बच्चे जो नॉलेज प्राप्त करती हैं वह उसे अपने आधार पर समझते हैं, अपने आधार पर समझते हैं। तो जब वो अपने आधार पर समझते हैं तो वह ज्ञान की रचना कर रहे होते हैं, वह अपने हिसाब से समझते हैं और अपने हिसाब से ही किसी और के पूछने पर उसको समझाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यह ध्यान रखना है आपको। दूसरा, इस इनके एजम्पशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजम्पशन है ओन दियर ओन, स्वयं से ही जो करते हैं, ओन दियर ओन, अपनी चीज खुद से ही, खुद में ही बनाना। सेम ही अर्थ है, लेकिन यह दूसरा एजम्पशन है। तीसरा जो एजम्पशन है वह है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होकर ज्ञान की रचना करते हैं, इंट्रिसिवली मोटिवेटेड। आंतरिक रूप से कोई भी ज्ञान की रचना या कोई भी लर्निंग उनकी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होती है। जब वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं तभी उसे सीख पाते हैं या उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके बाद पियाजे के सिद्धांत में 4 आधार उन्होंने बताया है: भाषा, तर्क, नैतिक विकास और स्मृति। भाषा, तर्क, नैतिक विकास और स्मृति, इन चारों आधारों पर ही उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया है। इसमें बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सिद्धांत की कुछ महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी के ऊपर। इस सिद्धांत में पियाजे ने कुछ टर्म्स बताए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य शब्द बताए हैं, उसकी समझ बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये पेज जो है, जिस पे एक पेज पे मैंने बनाया है, आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैंने वहाँ पर थंबनेल में भी डाला था, तो इसे यहाँ पर भी मैं बीच बीच में आपको दिखाते चलूँगा। इसमें पहला शब्द है स्कीमा, जो ज्ञान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें पहला शब्द है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा को एक शब्द में समझिए, स्कीमा इज ए मेंटल इमेज। मन में बनी हुई एक प्रतिमा जो है वह स्कीमा है। मन में कैसी प्रतिमा? जब बच्चा विकास करना शुरू करता है तो इन्वायरमेंट से संवेदी अंगों के द्वारा, संवेदी अंग कौन से हैं? आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये क्या है? संवेदी अंग है। इनके द्वारा वो क्या करता है? इन्वायरमेंट में किसी भी चीज को सुनता है, समझता है, देखता है। जब संवेदी अंगों के द्वारा कोई भी इंफॉर्मेशन व्यक्ति को पहुंचती है तो उसे एक शब्द देता है। जैसे उदाहरण के लिए कोई बच्चा है, वह किसी चीज को उठाता है तो उसे हम लोग क्या बताते हैं? पेन मत उठाओ। तो जो पेन मत उठाओ, अगर इसे हम रिपीटेटिवली कहते हैं बार बार, तो बच्चा उस आकार को, जो पेन जैसी कोई संरचना है, उस आकार को एक शब्द दे देता है। और जब बाद में हम मान लीजिए वह बड़ा हुआ और उसके सामने हम कहते हैं पेन लेके आओ, तो पेन की एक इमेज उसके दिमाग में बन चुकी होती है, उसी कहते हैं मेंटल इमेज। हर शब्द की, हर वस्तु की वातावरण से टकराने के बाद, संवेदी अंगों से प्राप्त सूचना के बाद, हर वस्तु की और हर व्यक्ति की, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसका एक इमेज, उसकी एक प्रतिमा व्यक्ति के मन में बनी हुई होती है। इस तरीके की हजारों, लाखों, अरबों प्रतिमाएं व्यक्ति के मन में हर चीज से रिलेटेड बनी होती हैं, उसे कहते हैं मेंटल इमेज। इन्हीं मेंटल इमेज में कनेक्शंस बना के, कोरिलेशंस बना के, एसोसिएशन बना के व्यक्ति क्या करता है? थिंकिंग करता है। एक इमेज, दूसरी इमेज, तीसरी इमेज, इस तरीके से बहुत सारी जो मेंटल इमेज हैं, इन्हीं के माध्यम से थिंकिंग, रीजनिंग का कार्य व्यक्ति संपन्न करता है। इनमें जब प्रॉपर कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है, सही जगह पे इनका उपयोग करना शुरू कर देता है, तो उसे लॉजिकल रीजनिंग, लॉजिकल थिंकिंग, इन्हीं का उपयोग करके इमेजिनेशन करना शुरू कर देता है, तो उसे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, इमेजिनेशन करता है तो उसे हाइपोथेसिस मेकिंग, इस तरीके की चीजें करना शुरू करती है। मतलब बेस जो होता है वो स्कीमा ही होता है। स्कीमा का ठीक तरीके से ठीक जगह पे प्रयोग करते हैं, ऑपरेशन उसका करते हैं, इसी से व्यक्ति मेंटल ऑपरेशंस भी करता है। तो उनका जब सही जगह पे सही उपयोग व्यक्ति करना शुरू कर देता है तो उसे लॉजिकल रीजनिंग वगैरह कहते हैं।
तो स्कीमा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। स्कीमा है मेंटल इमेज, मानसिक प्रतिमा। ठीक, उसके बाद दूसरा शब्द आता है एसिमिलेशन का। दूसरा शब्द किस चीज का है? एसिमिलेशन का। एसिमिलेशन जो है उसे हिंदी में सदृशीकरण कहते हैं। स्कीमा कहते हैं, एसिमिलेशन को सदृशीकरण कहते हैं। अब सदृशीकरण क्या होता है? सदृशीकरण जैसा कि शब्द से ही समझ में आ रहा है कि जब व्यक्ति को कोई भी वातावरण से नई सूचना, नई इंफॉर्मेशन व्यक्ति को प्राप्त होती है तो वह क्या करता है, पहले से व्यक्ति के मन में बन चुके इमेज के साथ उसको मिलाता है, और अगर वह मैच कर जाती है तो उसे एसिमिलेट कर देता है। इसी को कहते हैं सदृशीकरण। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए बच्चे ने एक तरीके का पेन देखा है, रेनॉल्ड कंपनी का पेन बच्चा देखा है, उससे वो लिखता हुआ आया है। लेकिन जो रेनॉल्ड कंपनी का पेन है उसकी जो आकार, उसका जो आकार है, उसका जो रंग है अलग है। किसी दूसरे कंपनी का सेलो का पेन बच्चा मान लीजिए उसके सामने लाते हैं तो रेनॉल्ड कंपनी का पेन जो है वो प्लास्टिक का मान लीजिए बना है, और सेलो कंपनी का जो पेन है वह शीशे से बना हुआ है, लेकिन है दोनों पेन। तो जो पेन के बारे में बच्चे ने पहले एक स्कीमा अपने मन में बनाया था रेनॉल्ड कंपनी के पेन का, तो बाद में सेलो कंपनी का पेन मैच नहीं करेगा क्योंकि दोनों में थोड़ा सा अंतर है। लेकिन जब बच्चे को यह बताया जाएगा कि यह दोनों ही पेन हैं, एक ही कार्य करती हैं, तो पहले से जो इमेज उसने, मानसिक प्रतिमा या स्कीमा अपने मन में बनाया है, वह क्या करेगा कि सदृशीकृत कर लेगा, एसिमिलेट कर लेगा नई इंफॉर्मेशन को पुरानी इंफॉर्मेशन से। अर्थात दो मिलते जुलते सूचनाओं को एक बना लेना और उसे समझ लेने को एसिमिलेशन कहते हैं। एडाप्टेशन का, एडाप्टेशन के अंतर्गत हम लोग तीन चीजें समझेंगे। बहुत ध्यान से समझना है इसको। एडाप्टेशन में तीन चीजें हैं, एसिमिलेशन है, एकोमोडेशन है और इक्विलिब्रियम है। एसिमिलेशन मैंने आपको बता दिया। एडाप्टेशन को सामान्य अर्थ में अनुकूलन ही कहते हैं। एसिमिलेशन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन में बच्चा रिवाइज करता है अपने स्कीमा को रिवाइज करेगा। बड़े ध्यान से समझिएगा। एडॉप्टेशन में तीन कॉन्सेप्ट हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम। एसिमिलेशन मैंने बता दिया, मिलता जुलता अगर कॉन्सेप्ट रहेगा तो एसिमिलेट कर लेगा, लेकिन एकोमोडेशन में इससे अंतर है। क्या करेगा बच्चा? रिवाइज करेगा स्कीमा को। मान लीजिए बच्चे को एक मार्कर ले आके दिया गया, उसने रेनॉल्ड पेन समझा है, उसने समझा है रेनॉल्ड पेन और सेलो का पेन दोनों ही समझा है, दोनों को जानता है कि यह लिखने में काम करते हैं। लेकिन क्या किया गया? कॉपी पे लिखने में काम करते हैं, या उसने समझ लिया। उसके बाद क्या किया गया कि उसे मार्कर लाके दिखाया गया। चूंकि दोनों पेन का आकार एक जैसे है, वह क्या करेगा कि बच्चा जब देखेगा तो उसे समझेगा कि यह पेन है, लेकिन वह चूंकि पेन नहीं है, पेन का कार्य कॉपी पे लिखना है और मार्कर का काम ट्रांसपेरेंसी पे लिखना है। दोनों की अपने उपयोग में, प्रॉपर्टी में फर्क है। अब बच्चे को बताया जाएगा। क्या बताया जाएगा? वो कहेगा कि यह पेन है, तो उसे जो गाइड करने वाला व्यक्ति होगा या जो उसको होगा वो बताएगा कि यह पेन नहीं है। जैसे ही वो सुनेगा कि यह पेन नहीं है, उसके मन में एक डिसबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। उसके मन में क्रिएट होगा क्या? एक डिसबैलेंस। क्या? जैसे हम लोगों को भी नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग कहते हैं कि लखनऊ से दिल्ली जाने की कौन सी ट्रेन है जो सबसे जल्दी पहुंचाती है, नॉर्मली लोग जानते हैं राजधानी। लेकिन जब मैंने बताया कि राजधानी, और मेरे किसी फ्रेंड ने या साथ वाले ने क्या बोला ना, उससे तेज भी कोई ट्रेन जाती है, तो क्या होगा?
तब मुझे लगे, क्योंकि उसका नॉलेज नहीं है मुझे क्या लगेगा, अरे ऐसी भी कोई ट्रेन है जो इससे भी तेज जाती है। उसी प्रकार से एक डिसबैलेंस मन में क्रिएट होता है, अच्छा ऐसी कौन सी ट्रेन है, तो वहां पे जो असंतुलन बनता है उसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं, डिसइक्विलिब्रियम। और जैसे ही वह बता देगा पर्टिकुलर ट्रेन का नाम कि यह ट्रेन है जो लखनऊ से दिल्ली राजधानी से भी फास्ट जाती है, तो क्या हो जाएगा, वह मेरी जो टेंशन है वो रिलीज हो जाएगा। और यह मार्कर वाले एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे ही बच्चे को बताया जाएगा कि बेटा यह पेन नहीं है, यह मार्कर है, पेन से तुम कॉपी पे लिखते हो, मार्कर है इसे ट्रांसपेरेंसी पे लिखा जाता है, इसका उपयोग यह है यह है यह है। जैसे ही आप उसको बताएंगे वह क्या करेगा, अपने पेन वाले स्कीमा के पैरेलल एक रिवाइज करके नया स्कीमा बना लेगा, जिसे कहेंगे एकोमोडेशन। और एकोमोडेशन के बाद डिसइक्विलिब्रियम की जो प्रक्रिया है, जो डिसबैलेंस मन में बना है स्कीमा से न मिलने की वजह से, जो डिसइक्विलिब्रियम की प्रोसेस है, जैसे ही उसने रिवाइज कर लेगा अपने स्कीमा को, वैसे स्थिति कौन सी आ जाएगी, इक्विलिब्रियम की, जिसे कहेंगे साम्य धारण की अवस्था। इसको एक कंक्लूजन के रूप में देखते हैं। किसी भी बच्चे के या किसी भी व्यक्ति, मान लीजिए जिसको सिखाया जाएगा, उसको क्या होगा, उसने कोई भी चीज पूर्व अनुभव से रिलेटेड जो है, उसके सामने नई कोई चीज आती है, अगर मिलती जुलती होती है तो वह एसिमिलेशन करता है। एसिमिलेशन करने के बाद क्या होता है, अगर कोई नई सिचुएशन बच्चे के पास आती है और वह पुराने स्कीमा से मैच नहीं करती है, तो उसे क्या कहा जाता है, अगर पुरानी स्कीमा से मैच नहीं करती है तो वह डिसइक्विलिब्रियम बच्चे के अंदर आता है, डिसबैलेंस क्रिएट होता है। उस डिसबैलेंस को खत्म करने के लिए सही नॉलेज उसको दी जाती है। जब उसको रिवाइज करके नया अपना स्कीमा बना लेता है तो उसे एकोमोडेशन कहते हैं। एकोमोडेशन के बाद व्यक्ति पुराने स्कीमा के साथ अपना एसिमिलेट कर लेता है कॉन्सेप्ट को, और यह चक्र जो है, यह जो प्रक्रिया है, यह चलती रहती है। उसके बाद कुछ और कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम लोग समझते हैं। एक है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्या है, जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं उन्हीं को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। संज्ञानात्मक संरचना, इन 4 अवस्थाओं को ही कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक कॉन्सेप्ट है मेंटल ऑपरेशन का। मेंटल ऑपरेशन क्या है, मेंटल ऑपरेशन मानसिक संक्रिया है। ऑपरेशन का क्या मतलब होता है, ऑपरेशन को एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे गेहूं को चक्की में डाला जाता है तो ऑपरेट होता है, उसी प्रकार से इन्वायरमेंट से कोई भी सूचना व्यक्ति के माइंड में जब जाती है तो वहां पे वो ऑपरेट होती है। मैंने क्या बताया था आपको, विभिन्न प्रकार के वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं या जो भी पूर्व अनुभव से रिलेटेड स्कीमा व्यक्ति के मन में बने हुए हैं, उन स्कीमा के कनेक्शंस बनते हैं, उसमें आपस में संक्रियाएं होती हैं और उसके बाद कोई न कोई आउटपुट निकलता है जो दिखता है कि हाँ बच्चा सही समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है। तो जो मन में ऑपरेशंस चलते हैं, मन में मानसिक क्रियाएं जो थिंकिंग, रीजनिंग, समझ, सोच, विचार, इन सब का जो एक ऑपरेशन चलता है, वातावरण से ली गई सूचनाओं का जो यहाँ पे एक तरीके से चक्की में पीसा जाता है मन की, उसी को कहते हैं मेंटल ऑपरेशन। अब आगे चलते हैं हम लोग। पियाजे का जो सिद्धांत है उसे डिसकंटिन्यूड सिद्धांत कहते हैं, डिसकंटिन्यूड थ्योरी। डिसकंटिन्यूड क्यों कहते हैं, पियाजे मानते हैं कि व्यक्ति का जो विकास है वह असतत होता है, पूरा एकदम सतत नहीं होता, कहीं पे ब्रेक ना हो, कभी इसमें चढ़ाव आता है, कभी उतार आता है, इसलिए इसको डिसकंटिन्यूड थ्योरी कहते हैं। इसमें पियाजे ने एक शब्द उपयोग किया है कि एक्टिवली पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट। एक्टिवली पार्टिसिपेशन का क्या मतलब है, बच्चा पियाजे के सिद्धांत में सक्रिय रहता है और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। एक जो सीटेट और नेट में क्वेश्चन वर्तमान में पूछा जाता है, 3 माउंटेन प्रॉब्लम।
थ्री माउंटेन प्रॉब्लम पियाजे के सिद्धांत से ही रिलेटेड है। इसमें क्या है कि एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बार्बल इनहेल्डर, ये भी स्विस मनोवैज्ञानिक ही थे। इन्होंने एक तीन माउंटेन का पियाजे के सिद्धांत में प्रयोग किया था। पियाजे के सिद्धांत में एक शब्द है ईगोसेंट्रिज्म, अहम केंद्रित होना। उसके ऊपर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और तीन माउंटेन रख दिया और बच्चों को उसके आसपास बैठा दिया। बच्चे जहां पर सीटेड थे, जहां पे बैठे थे, वहां से उन माउंटेन की व्याख्या करते थे। तो इसका साफ मतलब उन्होंने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि बच्चा जो है अपनी स्थिति से, अपनी नजर से जो जैसा देखता है वैसा ही उसको एक्सप्लेन करता है। तो इस सिद्धांत को उन्होंने थ्री माउंटेन प्रॉब्लम कहा। व्यक्ति का क्या नाम था? बार्बल इनहेल्डर, स्विस मनोवैज्ञानिक थे और उन्होंने ईगोसेंट्रिज्म पर यह प्रयोग किया था। ईगोसेंट्रिज्म पर दो और ईगोसेंट्रिज्म पियाजे के स्टेजेस की प्रॉब्लम है। स्टेजेस के बारे में बाद में जिक्र करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं पहले हम उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अब देखिए, जो पियाजे का ईगोसेंट्रिज्म में दो इसमें सब स्टेज हैं, दो इसमें और प्रॉब्लम्स हैं। कौन कौन सी? इमेजिनरी ऑडियंस, यह ईगोसेंट्रिज्म में बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। एग्जाम में पूछा जाता है इमेजिनरी ऑडियंस। इमेजिनरी ऑडियंस का क्या मतलब है? बच्चे को लगता है कि सब उसी को देख रहे हैं, सब उसी के साइड ध्यान दे रहे हैं। आप देखे होंगे कि जब बच्चा किसी के घर में है और मेहमान के रूप में आप लोग जाते हैं, या आपके घर में कोई बच्चा है, कुछ लोग मेहमान आते हैं अगर, तो जिन जिन बातों को लेकर बच्चे की प्रशंसा पहले की गई होती है उस चीज को लेके आके दिखाने का प्रयास करता है। जैसे कह दें अगर कि अरे इस बच्चे के पास बहुत सारा खिलौना है, तो बच्चा क्या करेगा? उसे याद है कि इस खिलौने की वजह से मेरी प्रशंसा होती है, तो कोई मेहमान आएगा तो बच्चा क्या करेगा? अपने सारे खिलौने लेके दिखाने पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको ये लगता है कि सब मेरे से मिलने आए हैं, सब मुझे देखने आए हैं, और इसलिए उसको इस तरीके की फीलिंग आती है। उसे कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो दूसरा है वो है पर्सनल फ्लेम। पर्सनल फ्लेम में एक शब्द आप याद रखिए कि बच्चे को लगता है कि एक्सेप्शनल है, वो एक्सेप्शनल मतलब विशिष्ट है, उसके जैसा कोई और नहीं है, इसीलिए सब उस पर ध्यान रखते हैं। और बचपन में होता भी है, कोई भी बच्चा होता है, सब उसको उठाना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। तो इसी वजह से बच्चे को लगता है कि सब मेरे पीछे घूम रहे हैं, सारा कुछ मेरे पीछे, चांद मेरे पीछे, जहां जाता हूं मेरे पीछे चांद आया चला जाता है, सूरज मेरे पीछे जाता है, पेड़ पौधे मेरे पीछे सब चल रहे हैं, मैं इस दुनिया का एक्सेप्शनल बच्चा हूं कि सब मेरे पीछे घूम रहे हैं। इसे बताया गया है पर्सनल फ्लेम। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। इतना ही पूछा जाता है एग्जाम में, से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। अब हम आते हैं पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस के ऊपर। स्टेजेस में आप लोगों को सबको पता है कि 4 स्टेजेस पियाजे ने ली है, चारों पर मैं व्याख्या करूंगा। एक एक शब्द इसमें जो आते हैं, पूछे जाते हैं परीक्षा में, उन सब पर मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा। पहला शब्द है, पहला स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज। यह सेंसरी मोटर स्टेज कब से कब तक होती है? 0 से 2 साल। 0 से 2 साल। अब सेंसरी मोटर स्टेज का क्या मतलब है? सेंसरी मोटर स्टेज में जो ज्ञान का विकास है वो संवेदी गामक योग्यता से होती है। संवेदी गामक योग्यता क्या है? हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है, इन्वायरमेंट के साथ एक बॉडी का, एक बच्चे का जो कनेक्शन बनता है उसके सेंस ऑर्गन से। और जब सेंस ऑर्गन से कोई भी सूचना उसको मिलती है तो वह क्या करता है? अपने गामक एक्टिविटी, अपने मोटर एक्टिविटी के साथ उसके द्वारा उसके ऊपर प्रतिक्रिया देता है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा बच्चा लगभग 3-4 महीने का किसी बिस्तर पे लेटा हुआ है, तब धूप नहीं है, लेकिन जैसे ही धूप आती है उसकी स्किन पे ताप लगता है और सेंस करती है उसकी त्वचा कि मुझे गर्मी लग रही है, और वह रो के बताता है। तो रो के बताना गामक एक्टिविटी है। तो जो ज्ञान बच्चा प्राप्त कर रहा है वो संवेदी गामक योग्यता के द्वारा प्राप्त करता है। संवेदी अंगों से, जैसे आवाज तेज आई, संवेदना से द्वारा उसके चला गया, वो नहीं सह पाया, डर जाएगा, चिल्लाने लगेगा, तो जो डरेगा, रोएगा, मुंह उसका खुलेगा, हाथ पैर झटकेगा, पैर एकदम फटफटाएगा, इसे क्या है? गामक एक्टिविटी कहते हैं। तो यह संवेदी गामक एक्टिविटी के द्वारा बच्चा क्या करता है? नॉलेज को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। उसके बाद
इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको समझना पड़ेगा। इसमें 8 से 12 महीने में कॉन्सेप्ट है वस्तु अस्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट है वस्तु अस्थायित्व का। यह 8 से 12 महीने में होता है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है? इसमें यह कॉन्सेप्ट है कि बच्चे को शुरू शुरू में जब 8 महीने से पहले होता है तो हम लोग क्या करते हैं, खिलौने को लेके पीछे छुपा लेते हैं और कहते हैं खिलौना चिड़िया ले गई। बच्चा नहीं खोजता है। लेकिन 8 से 12 महीने की अवस्था में यह डेवलप होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसमें जब हम खिलौने को पीछे छुपा के क्या कहते हैं कि बच्चे को कि खिलौना तुम्हारा चिड़िया ले गई, तो बच्चा क्या कहता है, बच्चा पीछे आपके घूम के जाने का प्रयास करता है, क्योंकि उसको समझ में आ जाता है कि बेवकूफ बना रहे हो, खिलौना मेरा चिड़िया लेके नहीं गई। अर्थात वो समझ जाता है कि खिलौने का अस्तित्व परमानेंट है, वो अस्थाई है, वो चिड़िया उड़िया लेके नहीं जाती है। यह आपको याद होना चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट है अनैच्छिक क्रियाओं का खत्म होना। जैसे शुरू शुरू में बच्चा क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाएं करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कैसे करता है? एक हाथ से खुजली कर रहा है, जैसे एक हाथ से उसको खुजली कर रहा है, दूसरा हाथ की उंगलियां अपने आप ही लेंगी। अगर वो चाहेगा तो कि एक हाथ से किसी सामान को पकड़ ले, तो इस हाथ से सामान को पकड़ता है तो इसकी भी उंगलियां उसकी मुड़ती चली जाती हैं। मतलब गामक एक्टिविटी पर नियंत्रण नहीं रहता है। लेकिन ये जो पहली अवस्था है, इसमें लेटर एज में जब ये 2 साल के करीब पहुंचता है तो इसमें जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, रिफ्लेक्सेस जो हैं वो कम होती चली जाती हैं। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, पता होना चाहिए और आप लोगों को याद होना चाहिए। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एक लाइन है, नॉलेज थ्रू रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस मतलब किसी चीज को जैसे चूस के, ग्रैप्सिंग के द्वारा, सकिंग के द्वारा बच्चा नॉलेज लेता है। उस समय पे बच्चों को आपने देखा होगा अंगूठा चूसते हैं और बाकी चीजें करते हैं। तो वहां पे क्या है कि बच्चा जो है इसी प्रकार की क्रियाओं के द्वारा, रिफ्लेक्सेस के द्वारा नॉलेज प्राप्त करता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट के यूज करने का। यह 12 से 18 महीने में विकसित होता है। इस उम्र में बच्चा उन्हीं ऑब्जेक्ट का उपयोग करता है जिनका उपयोग करने से परिवार के लोगों का उसके ऊपर ध्यान जाए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा वह चीज उठाएगा जिसको लेके माँ मना करे कि ना 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 उसे मत छूना, या ऐसी जगह जाने का प्रयास करेगा जहां उसको रोका जाता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा उदंड है। जैसे मान लीजिए प्लग है, उसमें लाइट में करंट लग सकता है, बच्चा उसमें उंगली डालने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं कि वो बदतमीज है, उदंड है। ऐसा करने से चूंकि उसको मना किया गया है, इसलिए उसमें उंगली डालने का प्रयास करता है अटेंशन सीकिंग के लिए, ताकि लोग ध्यान दें मेरे पे और मुझे मना करें। और जब इस तरीके से चीज हो जाती है, कई बार आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे आजकल के होते हैं, जब माँ बाप मोबाइल लेके बैठे हुए होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल हाथ से छीन के फेंक देते हैं। माँ बाप बात करते रहते हैं किसी बच्चे से, अपने रिश्तेदारी में बात करते रहते हैं, बच्चा देखता रहता है, तो वह जब फोन आता है तो उसको समझ में आता है कि मेरी माँ का मेरे ऊपर ध्यान नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो बच्चा होता है वह माँ को फोन करने से या बाप को अपने फोन करने से किसी को मना करता है। क्यों? क्योंकि उसका अनुभव रहता है कि अगर मेरी माँ बाप फोन पे बात करने लगेंगे तो मेरे पे ध्यान नहीं देंगे। तो यह ऑब्जेक्ट यूज का सिद्धांत है, यह 12 से 18 महीने में डेवलप होता है। उसके बाद एक इसके अंतर्गत और सिद्धांत है इमिटेशन का। इमिटेशन का क्या अर्थ है? अनुकरण। अनुकरण जो है 18 से 24 महीने में डेवलप होता है। इसमें है क्या कि बच्चा जो है वह कॉपी करना शुरू कर देता है जो उसके घर के बड़े करते हैं। यह है पहला स्टेज जो है सेंसरी मोटर डेवलपमेंट का स्टेज, जो 0 से 2 साल के लिए होता है। दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या प्री ऑपरेशनल स्टेज। मैंने आपको बताया था प्री ऑपरेशनल का क्या अर्थ है? मेंटल ऑपरेशन, मानसिक क्रिया ठीक तरीके से एक्यूरेट और एग्जैक्ट और सही तरीके से संपन्न करने के पहले की अवस्था। वह अवस्था जिसमें मानसिक क्रियाएं सटीक और सही तरीके से नहीं होती, गलत फलत होती हैं, उसे कहते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संक्रिया होने के या मेंटल ऑपरेशन होने के पहले की अवस्था। इस अवस्था का जो वर्ष है 2 से 7 वर्ष है। यह एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको मैं समझाऊंगा। पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, इसके अंतर्गत बच्चा इतना समझना
हर कॉन्सेप्ट में एक एक लाइन में बताऊंगा, आप इसी से क्लियर कर लेंगे कि वो है क्या। मैं उदाहरण सहित भी इसको बताऊंगा। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन का अर्थ है कि बच्चा, जो वस्तु के बारे में बच्चे को नॉलेज है, उस वस्तु को सामने न होने के बावजूद भी वह उसके सिंबल के रूप में उससे समझ के उससे संबंधित कार्य कर लेता है। कोई भी वस्तु सामने नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि वह उसका मित्र जो है उसके सामने नहीं है, लेकिन फिर भी वह उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में उसके संदर्भ में बात करके और अपना काम कर सकता है। दूसरा है ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म में सबको पता है कि इसमें अहम केंद्रित, अर्थात बच्चा सिर्फ अपनी नजर से दुनिया को देखता है। उसको यह लगता है कि जो मैं देख रहा हूं वही सही है, जो मैं समझ रहा हूं वही सही है, और उसको यह लगता है कि मैं इतना महत्वपूर्ण आदमी हूं कि सारी दुनिया मेरे आगे पीछे घूम रही है, चांद तारे सब मेरे पीछे घूम रहे हैं। इसमें मैंने दो कॉन्सेप्ट आपको पहले बताए हुए हैं, कौन कौन से, इमेजिनरी ऑडियंस और पर्सनल फ्लेयर। ये दो तरीके की समस्या बच्चों में ईगोसेंट्रिज्म के अंदर आती है, और इस पर एक प्रयोग किया था किसने, बार्बल इनहेंडर, स्विस मनोवैज्ञानिक ने, जो 3 माउंटेन प्रॉब्लम के बारे में बात की थी। इससे रिलेटेड ये भी 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगला है ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग जो होती है, ट्रांसडक्टिव थिंकिंग जो होती है, वह एक्यूरेट थिंकिंग नहीं होती, सही थिंकिंग नहीं होती है। इसमें दिक्कत होती है। इसमें 2-3 चीजें आपको याद रखनी चाहिए। बच्चा इसमें स्पेसिफिक टू जनरल नहीं सोच पाता, इसमें बच्चा स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक ही सोचता है, और साथ ही बच्चा इसमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप में संबंध नहीं स्थापित कर पाता है। इसे कहते हैं ट्रांसडक्टिव रीजनिंग। अगला है एनिमिज्म। एनिमिज्म का क्या मतलब है? एनिमिज्म के अंतर्गत पियाजे ने बताया, इस सिद्धांत में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि बच्चा जो है सजीव और निर्जीव दोनों के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाता, और अगर उसे किसी निर्जीव चीज से कोई नुकसान होता है तो उसको ये लगता है कि यह भी सजीव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दीवार से चोट लगती है या किसी टेबल कुर्सी से उसको चोट लगती है तो उसको यह लगता है कि इसने उसको मारा है, और जब तक उसको पेरेंट्स मार पीट नहीं देते कुर्सी टेबल को या दीवार को, तब तक बच्चे को सुख प्राप्त नहीं होता है। तो उसे एनिमिज्म में आप लोग यह समझ सकते हैं। आगे है इंट्यूटिव थिंकिंग। इंट्यूटिव थिंकिंग के अंतर्गत बहुत इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। इसे आप लोग परीक्षा में ये सारी चीजें अभी तक परीक्षाओं में कम पूछी जा रही हैं, लेकिन चूंकि ये सारी क्वेश्चंस आ गए हैं, ये आगे अच्छे मात्रा में पूछे जाएंगे। इंट्यूटिव में क्या होता है कि आप देखते होंगे, आपके घरों में भी बच्चे होंगे, एक स्टेज में बच्चा क्या करता है, हर चीज का प्रश्न करता है, क्यों और कैसे। तो जो क्यों और कैसे की अवस्था होती है उसे कहते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग। वहां पे बच्चा क्या करता है, हर चीज का प्रश्न करता है। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं व्हाई एंड हाउ, किसी चीज का कैसे और क्यों, तो इसे कहते हैं इंट्यूटिव थिंकिंग। उसके बाद हम लोग चलते हैं पियाजे के तीसरे स्टेज में। तीसरी स्टेज है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। मूर्त क्रियात्मक का कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पिछली स्टेज से कैसे अलग है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज पिछली स्टेज से इस तरीके से अलग है कि उसमें क्या है, मेंटल ऑपरेशंस नहीं सही से हो पाते हैं, जबकि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में मेंटल ऑपरेशंस ठीक से हो पाते हैं। वह भी कौन से मेंटल ऑपरेशन? जो ठोस होते हैं, जो चीजें दिख रही हैं, जिनका अस्तित्व है, जो वस्तु के रूप में है। ठोस, मूर्त मतलब ठोस चीजें, उनके ऑपरेशंस को व्यक्ति आसानी से, बच्चा आसानी से कर लेता है, इसलिए इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसकी स्टेज होती है 7 से 12 साल की। 7 से 12 साल की अवस्था इसकी मानी जाती है। इसमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं? इंपॉर्टेंट इसमें जो टॉपिक है वह है कंजर्वेशन का। कंजर्वेशन जो है उसे कहते हैं संरक्षण। संरक्षण के नियम के अंतर्गत 3 नियम आपको समझने हैं। पहला नियम है लिक्विड का, दूसरा सॉलिड का, तीसरा नंबर का। यहाँ पे लिक्विड, सॉलिड और नंबर्स को हमको समझना है। हम उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं, आप आसानी से समझ लेंगे। इसको चित्र के द्वारा आप इंटरनेट पे देख लेंगे, चित्र से समझाया गया है, लेकिन मैं इसको नॉर्मली समझा रहा हूं, आप समझने का प्रयास करिए। फॉर एग्जाम्पल, लिक्विड के संरक्षण के नियम के अंतर्गत बच्चे को 2 बराबर की गिलासों में पानी भरा जाता है। सबसे पहले
दो बराबर की ग्लास, कांच की ग्लास में मान लीजिए आपने पानी भर दिया, और उसके बाद बच्चे से आप पूछते हैं कि दोनों ग्लास में से किस ग्लास में पानी ज्यादा है। चूंकि बराबर मात्रा में पानी भरा है, दोनों ग्लास कांच की ग्लास है, बच्चा देख रहा है कि दोनों में पानी बराबर है, तो क्या करेगा बच्चा? बताएगा कि दोनों ग्लास में पानी जो है बराबर है। लेकिन जैसे ही आपने एक गिलास का पानी थाली में डाल दिया और दूसरे गिलास का पानी उसी की तरह रहने दिया, फिर आप पूछेंगे कि बच्चे से कि कौन सी पानी कौन सा अधिक है, तो बच्चा क्या करेगा कि चूंकि थाली का पानी फैल गया है, इसलिए वह क्या करेगा, उसे ज्यादा बता सकता है। तो इसे कहते हैं लिक्विड के कंजर्वेशन का नियम। इसमें इंग्लिश में एक सेंटेंस पियाजे ने लिखा है, उसका अर्थ है कि किसी भी वस्तु में रखा हुआ जो लिक्विड है, उसके आयतन में परिवर्तन करने से उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। संरक्षण के नियम के अंतर्गत जो 3 नियम मैंने बताए, लिक्विड, सॉलिड और क्या बोलते हैं, नंबर का। लिक्विड में मैं आपको बता रहा था कि बराबर मात्रा में 2 ग्लास में पानी भर के एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति ने बच्चे के सामने रखा। बच्चे से पूछा गया कि दोनों में पानी किसमें ज्यादा है। चूंकि कांच की ग्लास में बराबर मात्रा में पानी भर के बच्चे के सामने रखा गया था, इसलिए बच्चे ने बताया कि दोनों ही ग्लास में पानी की मात्रा बराबर है। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि एक गिलास के पानी को थाली में डाल दिया और उसके बाद बच्चे से पूछा कि अब कौन सी पानी का मात्रा कौन से पात्र में ज्यादा है। बच्चे ने, चूंकि पानी जो है थाली में फैल चुका था, इसलिए बच्चे ने बताया कि थाली में पानी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि फैल गया था पानी। अब इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखने के लिए एक लाइन है जिसके द्वारा आप याद रख सकते हैं कि किसी भी पात्र के आयतन में परिवर्तन करने से उसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। दोनों ग्लास सेम थे, दोनों का लिक्विड सेम था, लेकिन उसके आयतन में परिवर्तन कर दिया गया। एक आयतन गिलास का हो गया, एक थाली का हो गया। तो बच्चे को यह समझ नहीं होती है सेकेंड स्टेज में कि आयतन में परिवर्तन करने से मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। उसे यह लगता है कि आयतन में परिवर्तन करने से मात्रा में भी परिवर्तन होता है। यह बात की योग्यता बच्चे में सेकेंड स्टेज में प्री ऑपरेशनल में नहीं होती, इसीलिए कहते हैं उसे प्री ऑपरेशनल, क्योंकि इस चीज की वह त्रुटि करता है। लेकिन जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल है उसमें बच्चे को यह समझ आ जाता है कि किसी वस्तु की, किसी भी बर्तन में रखे हुए किसी भी लिक्विड की मात्रा में परिवर्तन उसके आयतन में परिवर्तन करने से नहीं आता। अतः यहाँ पे 2 चीजें आपको समझनी है कि कंजर्वेशन की जो क्वालिटी है वह थर्ड स्टेज में बच्चे में डेवलप हो जाती है, और जो कंजर्वेशन की क्वालिटी है वह बच्चे में सेकेंड स्टेज में डेवलप नहीं होती, इसीलिए इसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। लिक्विड का एग्जाम्पल मैंने दे दिया। अब मैं आपको दे रहा हूं लिक्विड के बाद दूसरा जो है सॉलिड का। सॉलिड में क्या है, मान लीजिए कि मैंने मिट्टी का 2 टुकड़ा लिया, गीली मिट्टी का टुकड़ा। गीली मिट्टी के टुकड़े को मैंने क्या किया कि पहले उनमें दोनों में बराबर मात्रा में मिट्टी लिया, तौल के मैंने बराबर मात्रा में मिट्टी लिया। दोनों में 250-250 ग्राम के मैंने मिट्टी को छोड़ दीजिए, आटा ले लीजिए। आटा को गूंथने के बाद मैंने 250-250 ग्राम का आटा 2 ले लिया, दोनों को एक आकार में बांध के फैला के रख दिया। बच्चे से पूछा कौन सा आटे का टुकड़ा ज्यादा है। बच्चा क्या कहेगा, कोई भी ज्यादा नहीं है, दोनों बराबर है। उसके बाद हमने आटे के टुकड़े को एक को वैसे ही रहने दिया, दूसरे को थोड़ा सा फैला दिया, थोड़ा था उसको श्रिंक कर दिया तो वह लंबा हो गया। अब बच्चे से हम पूछेंगे कि दोनों ही आटे के टुकड़ों में से कौन सा आटा का टुकड़ा ज्यादा है। बच्चा थर्ड स्टेज में जब रहेगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, तो वह कहेगा कि ना, आपने आटे का टुकड़ा एक फैला दिया है, दोनों की मात्रा बराबर है। इसे कहते हैं
सॉलिड कंजर्वेशन रूल, मतलब कंजर्वेशन के अंदर जो सॉलिड वाला रूल है, अभी मैंने लिक्विड वाला बताया था, सॉलिड वाला बच्चा यहाँ पे समझ लेता है। लेकिन यही चीज हम सेकेंड स्टेज में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जब बच्चे के सामने यही प्रयोग करेंगे तो बच्चा क्या कहेगा? बच्चा यह कहेगा कि जिस वाले आटे के टुकड़े को मैंने थोड़ा सा श्रिंक करके फैला दिया था, बच्चा कहेगा कि वो जो बड़ा दिख रहा था वो कहेगा कि इसमें आटा की मात्रा ज्यादा है। जबकि बच्चे की आंखों के सामने दोनों ही मात्रा रखी गई है, बच्चा क्या करेगा? फैले हुए वाले को ज्यादा कहेगा। बच्चा यह समझ नहीं पाएगा कि फैलाने से किसी भी सॉलिड के मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। सेकेंड स्टेज में वह नहीं पकड़ पाता, थर्ड स्टेज में वह बता लेता है। थर्ड होता है नंबर। मान लीजिए नंबर के एग्जाम्पल में क्या किया गया कि मान लीजिए 5 गोले बनाए गए, पांचों गोले बराबर बराबर स्पेस पर बच्चे के सामने रख दिए गए। पांचों गोलों के नीचे फिर 5 गोले बराबर बराबर स्पेस पर बच्चे के सामने रख दिए गए। बच्चे से पूछा जाएगा कि दोनों में से किस में ज्यादा नंबर में गोले रखे हुए हैं। जो कंचे होते हैं, बंटी जिसको कहते हैं, मालूम को रखा गया है। बच्चे से पूछा जाएगा कि दोनों में किसमें कंचे ज्यादा रखे हुए हैं। बच्चा क्या बोलेगा? दोनों में बराबर रखे हुए हैं। लेकिन सेकेंड स्टेज में मान लीजिए कि एक लाइन में 5 रहने दिया गया, दूसरे लाइन के 5 कंचों को थोड़ा थोड़ा स्पेस में फैला दिया गया, वह लंबी लाइन दिखने लगेगी। तो बच्चे से पूछा जाएगा कि बच्चा दोनों में किस में ज्यादा कंचे हैं? तो बच्चा क्या बताएगा कि सर कंचे जो है ऊपर वाले में कम है, नीचे वाले में ज्यादा है। इसका मतलब है सेकेंड स्टेज में बच्चे में यह समझ डेवलप नहीं होती। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा फैलाने के बाद भी बताएगा कि दोनों में ही कंचों की मात्रा समान है, उतने ही कंचे, 5 ऊपर में भी है, 5 नीचे में। इसे क्या कहते हैं? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के कंजर्वेशन के अंतर्गत तीनों नियम, सॉलिड का, लिक्विड का और नंबर का। उसके बाद दूसरा जो इसमें है वह है कैटेगरी। बच्चा कैटेगरी या क्लासिफिकेशन, इस स्टेज के अंतर्गत बच्चा कैटेगराइज करना सामान को और क्लासिफाई करना ठीक से समझने लगता है, वर्गीकृत करना और श्रेणीबद्ध करना। तीसरा है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का क्या अर्थ है? ट्रांजिटिविटी को आप ऐसे समझिए कि बच्चा क्या करता है, इसके अंतर्गत कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को समझने लगता है। मैंने प्री ऑपरेशनल में क्या बताया था? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को बच्चा नहीं समझता। लेकिन ट्रांजिटिविटी में बच्चा क्या करता है? कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को आसानी से समझना शुरू कर देता है। इसमें वह 2 उपकरणों, 2 चीजों, 2 व्यक्तियों, 2 वस्तुओं के बीच में रिलेशनशिप को समझने लगता है, उसके संबंध को समझने लगता है। तीसरा क्या है? इस स्टेज में बच्चा सीरिएशन का क्वालिटी उसके अंदर, सीरिएशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज को बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में अरेंज करने की एबिलिटी, क्रमबद्ध करना, ऑर्डर करना की एबिलिटी बच्चे के अंदर आ जाती है। इसे कहते हैं सीरिएशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, सीरियल से करना, अरेंज करना। यह अभी पूछा नहीं जा रहा है लेकिन आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, पियाजे ने ही इसको बताया था। अगला है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या घटना के, किसी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, डिफरेंट गुणों पर फोकस कर पाने की अयोग्यता। डिसेंट्रेशन क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के डिफरेंट क्वालिटीज पर फोकस, हर एक क्वालिटी पर फोकस करने की योग्यता। विकेंद्रीकरण का क्या अर्थ है? बच्चा क्या करेगा? फोकस कर लेगा, उसकी हर एक क्वालिटी पर फोकस कर लेगा। लेकिन सेंट्रेशन में क्या होता है? सेंट्रेशन सेंट्रलाइज करना। सेंट्रलाइज का क्या मतलब है? किसी भी ऑब्जेक्ट के किसी एक गुण पर फोकस करना, सभी गुणों पर फोकस न कर पाने की अयोग्यता, यह होता है सेकेंड स्टेज में। लेकिन थर्ड स्टेज में क्या होता है? डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन मतलब हर डायमेंशन पर, किसी ऑब्जेक्ट के हर डायमेंशन पर फोकस कर पाने की आपकी योग्यता। तो इसमें क्या है कि सेकेंड स्टेज में जब बच्चे को 2, मान लीजिए सिक्के दिए गए, तो 2 सिक्कों में से एक मान लीजिए
बड़े एक सिक्का छोटा है, एक बड़ा है। जो सिक्का छोटा है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, जो सिक्का बड़ा है उसकी वैल्यू कम है। जैसे पहले एक बड़ा सिक्का आया करता था एक का, जो कि 5 का सिक्का छोटा आया करता था। अगर ये दोनों दे के बच्चे को कहा जाए कि इसमें से कौन सा वाला तुम लोगे, तो वह क्या करेगा, बड़ा वाला 1 का सिक्का लेगा, 5 वाले सिक्के को छोड़ देगा। उसने क्या किया, आकार पे फोकस किया, किसी भी ऑब्जेक्ट के आकार पर उसने फोकस किया और उसने 1 वाले सिक्कों को सेलेक्ट किया, 5 वाले सिक्कों को छोड़ दिया। उसने किसी भी ऑब्जेक्ट के सिर्फ एक ही गुण पर फोकस किया, बाकी गुण को छोड़ दिया। इसे कहते हैं सेंट्रेशन। और यह सेंट्रेशन जो है वह सेकेंड स्टेज में बच्चे के अंदर होता है और थर्ड स्टेज में इसकी समझ हो जाती है बच्चे को। थर्ड स्टेज वाले बच्चे को अगर 5 का और 1 का सिक्का दिया जाएगा तो 5 का सिक्का लेगा, किसी भी ऑब्जेक्ट के महत्वपूर्ण गुण पर वो फोकस करेगा और कई तरह के गुणों पर फोकस करेगा। इसे कहते हैं डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन वाली क्वालिटी जो होती है बच्चे में थर्ड स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आती है। उसके बाद अगला है रिवर्सिबिलिटी। रिवर्सिबिलिटी का क्या अर्थ है, जो सेकंड स्टेज है उसमें बच्चे के अंदर रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी नहीं होती। जैसे कंजर्वेशन, संरक्षण की क्वालिटी नहीं होती, वैसे उलट पलट कर समझने की योग्यता, रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी बच्चे में सेकंड स्टेज में नहीं होती। रिवर्सिबिलिटी क्या है, रिवर्सिबिलिटी का मतलब यह है कि बच्चा उलट पलट के नहीं समझ पाता। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे यह नहीं समझ पाता है कि जितनी दूर स्कूल से मेरा घर है उतनी ही दूर घर से मेरा स्कूल है। बच्चा यह भी नहीं समझ पाता है कि अगर ए बराबर बी है और बी बराबर सी है तो ए बराबर सी होगा। बच्चा यह भी नहीं समझ पाता है कि ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए बड़ा होगा सी से। बच्चा यह नहीं समझ पाता है कि ए अगर बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से तो ए भी सी से बड़ा होगा। इस तरीके की चीजें बच्चा सेकेंड स्टेज में नहीं समझ पाता है, रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं होती। सेकेंड स्टेज मतलब प्री ऑपरेशनल, ऑपरेशन नहीं कर पाता। लेकिन थर्ड स्टेज में बच्चा रिवर्सिबिलिटी की क्वालिटी होती है, वह उलट पलट के समझ लेता है। वह समझ जाता है कि 3 में 4 का गुणा करने पर 12 आता है, तो 12 में 4 का भाग करने पर 3 आएगा और 3 का भाग करने पर 4 आएगा। यह बच्चा नहीं समझ पाता था सेकेंड स्टेज में, जबकि थर्ड स्टेज में सारी चीजें समझ पाता है। उसके बाद अगला है इंडक्टिव थिंकिंग। इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है, इंडक्टिव थिंकिंग का मतलब होता है लॉजिकल थिंकिंग। बच्चा इसमें इंडक्टिव थिंकिंग कर पाता है। उसके बाद अगला है लॉजिकल थॉट्स। बच्चे को इसमें लॉजिकल थॉट्स आने लगते हैं। अब चलिए बात करते हैं चौथी स्टेज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चौथी स्टेज की कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिनके बारे में हम बात करेंगे, यह भी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत इंपॉर्टेंट है। इसमें है हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग, यह शब्द आपको याद रखना है ताकि जब भविष्य में क्वेश्चन पेपर में आपकी शब्द आ जाए तो आप इसको ठीक से कर सकें। यह हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग। इसमें बच्चा इस बात को सोचता है, एक शब्द है व्हाट इफ, अगर ऐसा हुआ तो। इस तरीके की कल्पनाशील वाली चिंतन वो करना शुरू कर देता है। मतलब वह प्रॉब्लम सॉल्व करने से रिलेटेड अपनी थिंकिंग को इस कदर मॉडिफाई करता है कि वह हाइपोथेसिस भी बनाता है कि ऐसा हुआ होगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा कर लूँ तो क्या हो जाएगा। इस तरीके की चीज़ें वह, उसको सोचने के लिए एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की ज़रूरत होती है। वह स्कीमा जो है उसकी इमेजिनेशन में यूज करके और बढ़िया से हाइपोथेसिस बना के और कंक्लूजन ड्रा कर लेता है। जबकि अभी कॉन्क्रीट स्टेज में क्या था, बच्चे को कोई ठोस चीज़, सामने ऐसी चीज़ चाहिए थी जिसको आधार लेके वह थिंकिंग कर सके। लेकिन इसमें यह नहीं होता है। वह आराम से स्कीमास का उपयोग करके और चीज़ों में कनेक्शन बना के आराम से सोच समझ के और हाइपोथेसिस बना के और उसका कंक्लूजन ड्रा कर पाता है। इसका एक शब्द आप याद रखेंगे, व्हाट इफ। उसके बाद अगला है काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग किसमें है, आपके चौथे स्टेज में है। काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग आपकी चौथे स्टेज में है। चौथा स्टेज कौन सी है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की स्टेज। इसमें क्या होता है, ये काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग, यह मैथमेटिक्स और साइंस में यूज होता है। आपको बस इतना याद रखना है, चौथे स्टेज में काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग भी होती है। अगला है एब्स्ट्रैक्ट थॉट, मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, मेटाकॉग्निशन। मेटाकॉग्निशन है क्या, मेटाकॉग्निशन है थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। बच्चा जो सोच रहा है उसके बारे में सोचना कि क्या मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है, क्या मेरी थिंकिंग काम करेगी, क्या मेरी सोच सही है, क्या इससे समस्या समाधान होगा, इन सब चीज़ों के बारे में, अर्थात थिंकिंग अबाउट थिंकिंग। थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सो अपनी सोच को वेरीफाई करना, उसका जस्टिफिकेशन करना, उसको वेरीफाई करना की एबिलिटी बच्चे में आ जाती है, उसे कहते हैं
थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, इसे कहते हैं मेटाकॉग्निशन। अर्थात फोर्थ स्टेज में मेटाकॉग्निशन की भी क्वालिटी बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है। यह स्टेज का उम्र जो है 12 साल से आगे होती है। चौथे स्टेज की एक और खास विशेषता है साइंटिफिक थिंकिंग। बच्चा साइंटिफिकली सोचता है, उसको इस तरीके से। तीसरे स्टेज में क्या है, लॉजिकल थिंकिंग। दोनों में अंतर है। लॉजिकल थिंकिंग में क्या करेगा, वह चीजें जो उसके सामने उपस्थित हैं उनको जोड़ के कनेक्शन बना के सोचेगा। लेकिन कल्पना के द्वारा हाइपोथेसिस बना के, जैसे लॉजिकल थिंकिंग क्या है, मैंने आपको बताया ए बड़ा है बी से, बी बड़ा है सी से, तो ए सी से भी बड़ा होगा। यह है लॉजिक, जोड़ के लॉजिकल थिंकिंग कर लिया। लेकिन जो साइंटिफिक थिंकिंग है वह यह है कि जैसे साइंटिफिक थ्योरीज हैं कि अगर कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो वह नीचे ही क्यों आती है, ऐसा क्या कारण है। इस तरीके की सोच जब डेवलप होनी शुरू हो जाती है तो गुरुत्वाकर्षण का नियम इसी से निकल के आया था। तो इस तरीके की थिंकिंग जब बच्चा करना शुरू करता है, व्यक्ति करना शुरू करता है, तो उसे कहते हैं साइंटिफिक थिंकिंग। तो इस तरीके से पियाजे के पूरे सिद्धांत को मैंने पूरे एक पेज में अच्छी तरह से हर एक शब्द जो पियाजे की थ्योरी में आजकल परीक्षाओं में पूछा जा रहा है और जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उनके शाब्दिक अर्थ को आप समझ के और इनका उपयोग करके अपने दिमाग से परीक्षा में आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको स्वयं से कॉन्सेप्ट क्लियर करके किस तरीके से हल करेंगे, इसका मैंने एक आधार बनाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो इसमें मेहनत मैंने काफ़ी की है। इसको वीडियो को आप लोग शेयर करिए और लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।